हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको P1, P2, P3, P4, P5, P6 ये 6 मैट्रिक्स गिवन है। इनके अलावा एक और मैट्रिक्स है A, और ये जो मेन मैट्रिक्स गिवन है, यानी आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन है। P1, P2, P3 इन तीनों को आप चेक करोगे तो इन तीनों में क्या है, ये इनका ट्रांसपोज सेम है। सिमिलरली P6 इसका भी ट्रांसपोज सेम है। यहाँ पर P4 का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए था, 0 0 1, उसके बाद आना चाहिए 1 0 0 एंड 0 1 0। देखिए दोनों सेम नहीं है, तो P4 और P5 सिमिलरली P5 का ट्रांसपोज भी सेम नहीं है। P5 का ट्रांसपोज भी क्या नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, पर आपने ध्यान दिया हो तो एक और यहाँ पर स्पेशली चीज है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। P4 और P4 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा था कि P4 और P5 के मैट्रिक्स नहीं है। इसमें क्या एक्सक्लूड करना है आपको, P4 और P5 एक्सक्लूड करना है। बट P4 का जो ट्रांसपोज है वो P5 के इक्वल है, और जो P5 का ट्रांसपोज है वो P4 के इक्वल है। ठीक है, देखो ये और ये सेम है ना, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, यही होगा। बस इस चीज का हमें एक और ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके x फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स होता P4 और P5, तब हमें कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं थी। बट दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, उनका ट्रांसपोज सेम होना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज सेम हो मैट्रिक्स के, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे P1 इज इक्वल टू P1T इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर P1, P2, P3, P6 और A ये पांचों मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक्स है, सिर्फ P4 और P5 को छोड़ के। P1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो A मिलेगा। P2 A, P2T। अब हमको क्या करना है, अब हमें देखिए इनको हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत ज्यादा नहीं करनी है। कैसे नहीं करनी है, क्यों और क्यों नहीं करनी है, उसका रीजन क्या है कि इनमें एक पैटर्न बना हुआ है। बस आपको पैटर्न फॉलो करना है। अगर पैटर्न फॉलो किया तो मल्टीप्लिकेशन की जगह सब कुछ इजीली हो जाएगा। देखो क्या पैटर्न फॉलो है, पहले हमने 1 0 0 को मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों तो 0 है, तो सिर्फ 1 ही तो मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, पहले नंबर के साथ। तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर ये 1 हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ये 1 इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ। ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ। तो 2 1 3 एज इट इज आ गया। अब हम सेकंड रो को R2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 0 1 0 0 1 क्या मिलेगा, 3। ओके, 0 0 1 0 0 1 क्या मिला, 2। फिर 1, फिर यहाँ पे है सेकंड नंबर पे 0 है, 0 1 0 0 1 1 0, ये तो 0 हो गया। 0 1 0 0 1 0, यानी ये वाला जो रो है वो यहाँ पर मिल जाएगा हमें। तो क्या एक्सचेंज हुआ है, देखो ये अगर इसको हम R1 R2 R3 लिखें तो एक्सचेंज क्या हुआ है, पहले नंबर पे है तो पहली रो आएगी, फर्स्ट रो। यहाँ पर 1 कहाँ पर है, थर्ड नंबर पे, तो थर्ड रो आ गई R3। और यहाँ पर सेकंड नंबर पे है तो यहाँ पे सेकंड रो आ जाएगी। बाकी कोई चेंज नहीं हुआ ना, नहीं, इजी है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। क्या लिखना है इसकी जगह, वापस ट्रांसपोज करना है ना हमें, तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0। अब यहाँ पे मैंने रब इसलिए किया है ताकि आपको पैटर्न समझने में आसानी हो। पहले जब मल्टीप्लाई किया था तो क्या एक्सचेंज हो रहे थे, रो। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब ये नंबर ये यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं बोर्ड पे, इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया। तो 2 1 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 0 2 के साथ। अब रो की जगह कॉलम हो गए, पहले रोज मल्टीप्लाई हो रही थी, अब कॉलम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये इधर की तरफ आ गया। तो पहला नंबर 1 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 आ गया। फिर ये 2 1 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस के साथ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3। और ये 2 1 3 सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ गया। 3 2 1 3 3 आ गया। यानी अब के बाद हम कॉलम में चेक कर रहे हैं, पहले रो में चेक किया था, कॉलम में ये 1 है तो यहाँ पर C1 होगा, ये 3 है तो यहाँ पर C3 होगा, और ये 1 है तो यहाँ पर C2 होगा। देखो
मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होगा, यानी इसको अगर हम C1 C2 C3 लें तो ये इतना चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी इसी चीज को हम सेकंड वाले पे फॉलो करते हैं। ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप डायरेक्टली फॉलो करें तो बेटर रहेगा। देखो यहाँ पर ये 2 है तो यह R2 R1 और R3 आना चाहिए, तो R2 102, R3 ये R1 आएगा, R1 213 है और यहाँ पे R3 321 है। अब किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम यहाँ लेंगे, तो ये C2 फिर C1 फिर C3, तो यानी यहाँ पे C2 आना चाहिए, ये मल्टीप्लिकेशन इधर है तो C2 012, ये C2 था ना तो ये C2 हो गया, पहले नंबर पे C2 आना चाहिए, फिर C1 आना चाहिए, C1 कौन है 1 2 3, ये 1 2 3 और 2 3 1 2 3 1 हो गया। तो ये पहला पोर्शन हम निकाल चुके हैं, सेकंड निकाल चुके हैं, थर्ड निकाल चुके हैं और ये भी हम इजीली निकाल लेंगे। प्रॉब्लम किस में आएगी, इन दोनों में, क्यों, क्योंकि इनके ट्रांसपोज सेम नहीं है। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको यहाँ से थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूँ, जो जो हमारे काम की चीजें नहीं है, और रब करके जो हमारे आंसर्स आए हैं वो लिख देते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना इनको भी। तो फर्स्ट तो A है प्लस 2 3 1 3 1 2 1 2 0 प्लस 0 1 2 1 2 3 2 3 1 प्लस ये 6 वाला है, यहाँ पर हम 6 वाला लिख रहे हैं, ध्यान रखना ये P6 वाला टर्म है, 1 2 3 2 0 1 एंड 3 1 2, ये हमने सारा लिख लिया है। ये P1 P2 P3 P6 P4 और P5 में निकालना बाकी है। ठीक है, तो पहला मल्टीप्लिकेशन तो इजीली आ जाएगा। अब हमें इनका ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 0 1 1 0 0 0 1 0, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 1 0 0 0 1 1 0 0। ठीक है, करेक्ट, क्योंकि अपने को पता ना ये दोनों आपस में ट्रांसपोज है, तो इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, या इसका भी ट्रांसपोज करोगे तो यही आएगा आपके पास। ओके, बस अब अपने को क्या चेंज करना है, यहाँ पर C2 आना चाहिए, यहाँ पर C3 आना चाहिए और यहाँ पे C1 आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, C3 C1 C2। चलो मैं लिख देता हूँ, और इसी के साथ लिख देते ना हम, प्लस C2 कौन है, 0 2 1 C3 2 1 3 C1 1 3 2 प्लस C3 1 3 2 C1 3 2 1 एंड C2 2 1 0। ये हमारा बन गया X मैट्रिक्स। क्या बन गया है, X मैट्रिक्स। ऐड कर लेते हैं, ए को भी मैं पूरा ए इसके साथ ही यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। देखो 2 2 0 1 0 1 क्या मिला, 2 2 4 5 6, तो पहले नंबर पे क्या मिलेगा हमें, इज इक्वल टू 6। 1 3 + 1 4 4 + 1 5 5 2 7 9 12 3 4 6 9 3 12 1 3 + 1 4 5 7 9 12। तो अगर आप ध्यान दो तो सिर्फ इसके जो डायगोनल एंट्रीज है वो 6 होंगे, बाकी सारे 12 होंगे, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज में 0 1 2 है, 3 नहीं है। तो जहां पे 3 नहीं है वहां पे 6 होगा, जहां पे 3 है वहां पे 12 हो जाएगा। आप एक बार खुद से ट्राई करोगे तो आपको ये पैटर्न पता लग जाएगा। ठीक है, ये हमें मिल गया है x। ठीक है, अब मैं बाकी सारी चीजें रब कर देता हूं, क्योंकि अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब इनकी तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि हमें x मिल चुका है। फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है x इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट।
तो हम क्या करेंगे, xt फाइंड आउट करेंगे। तो xt कितना आ रहा है, 6 12 12 12 6 12 एंड 12 12 6। ध्यान से देखो ये x के इक्वल है, सो यस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, बी पार्ट, डायगोनल एंट्रीज ऑफ x इज 18। जो सेकेंड पार्ट है वो डायगोनल एंट्रीज के ऊपर है, तो डायगोनल एंट्रीज क्या हो गया, 6, या फिर उसको हम अगर आप टेक्निकल टर्म्स में कहें तो ट्रेस ऑफ x इज 6 + 6 + 6 18, यानी सेकेंड पार्ट भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं, इन दोनों को मैं रब कर दूं, यानी फर्स्ट पार्ट करेक्ट है, फर्स्ट पार्ट x इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकेंड ट्रेस ऑफ x और डायगोनल एंट्री, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ x इज 18, दोनों करेक्ट है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में थोड़ा सा हमें और कैलकुलेशन करनी होगी, उसमें लिखा है x 1 1 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 1 1, ऐसा है तो अल्फा की वैल्यू क्या 30 है, ऐसा पूछा है, अल्फा इज 30 और नॉट। तो हम क्या करते हैं, इनको x की जगह यहाँ पे 6 12 12 12 6 12 12 12 6, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 के साथ। तो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना, क्योंकि इसका 3 3 सेम है रो कॉलम। तो 6 + 12 + 12, यहाँ पे होगा 12 + 6 + 12, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो मिलेगा 12 + 12 + 6, क्या हुआ ये 30 30 30 इज इक्वल टू 30 1 1 1। ओके, तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 30, करेक्ट, यानी थर्ड भी हमारा करेक्ट है, थर्ड पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट पार्ट। लास्ट में हमें पूछा है, लास्ट वाला जो डी पार्ट है, यहाँ पे मैं डी पार्ट लिख देता हूँ, x - 30i इज इन्वर्टेबल, x - 30i इज इन्वर्टेबल। ओके, चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखो इसी से तो रिलेटेड है ना, क्योंकि 30 यहाँ पे आ रहा है, तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए b मान लेता हूँ तो ये कितना, ये भी तो b हो जाएगा, तो x b इज इक्वल टू 30b मिल जाएगा हमें, x इंटू बी, इसकी वैल्यू कितनी आई है 30 इंटू बी। अब हो गया हमारा क्वेश्चन, आपके पास आ गया, x b - 30b इज इक्वल टू 0, b कॉमन ले लेते हैं तो x - 30i b इज इक्वल टू 0। अब अपने को पता है b 0 नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, या तो b 0 है या फिर ये ब्रैकेट 0 है, तो b तो 0 नहीं है क्योंकि b की वैल्यू तो अपने पास है 1 1 1, तो ये 0 होगा ना, x - 30i इज इक्वल टू 0, और किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू अगर 0 है तो वो मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टेबल होता है, इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो जो ये ऑप्शन है ये इन्वर्टेबल का है, तो इसको छोड़ के बाकी के सारे ऑप्शंस करेक्ट है, सिर्फ x - 30i is invertible, this is wrong because x - 30i is 0, not non-zero. If it is 0 then it cannot be invertible. Okay, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको 3 सर्कल गिवन है, C1 C2 C3। C1 है x² + y² इज इक्वल टू 9, C2 है x - 3 + y - 4 इज इक्वल टू 16, and C3 is x - s² + y - k² इज इक्वल टू r²। क्वेश्चन में जो गिवन है वो मैं पहले वो डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। C1 C2 C3 के जो सेंटर्स हैं वो एक ही लाइन पर है, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये C1 0,0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, C2 3,4 क्योंकि इसके सेंटर 3,4 है, रेडियस है 4, और जो थर्ड है वो थर्ड सर्कल दोनों सर्कल को टच भी करता है और इसके सेंटर्स एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बनेगा। तो जो बिगर सर्कल रिप्रेजेंटिंग C3 कहीं इस लाइन पे यहाँ पे होगा, मान लेते हैं हम यहाँ पर है, ये C2 है और ये C1, ठीक है। तो C1 के सेंटर 0,0 3,4 एंड x,6। अब पहले हम n और n के इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट से पास हो रही है 0,0 एंड 3,4, तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, y इज इक्वल टू 4/3x, इक्वेशन ऑफ mn इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4/3x। h कोमा के इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो इसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, h, 4/3, ओके।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अभी हमने सिंपल क्वेश्चन को स्टार्ट किया। अब हमें क्या करना है, एम एन डायामीटर है किसका, बिगर सर्कल का। तो डायामीटर कितना होगा 2r। अब फाइंड आउट करते हैं डायामीटर। देखिए MC1 ये कितना है 3 सेंटीमीटर। फिर है C1C2 डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 3 4। तो ये कितना होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट। और C2N ये है 4 सेंटीमीटर, छोटे सेकंड नंबर वाले सर्कल की रेडियस। तो दोनों का सम आया 12, तो आर की वैल्यू आ जाती है 6। यानी बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या हो गई 6 हो गई। ठीक है। C1 C3 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, h को मार्क किया, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होनी चाहिए ना C1 C3 डिस्टेंस फॉर्मूला से। पर अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो देखो MC3 ये क्या है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल -3, यानी MC3 माइनस MC1। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा MC3 माइनस MC1। MC3 रेडियस ऑफ बिगर सर्कल 6 है, MC1 छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 है, और k की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया 4/3h। ये वैल्यू आई, जब आप सोल्व करोगे तो h की वैल्यू आती है 9/5। h की वैल्यू 9/5 यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/5। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 9/5 को 12/5। ओके, यहाँ तक क्लियर। 2h प्लस k जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 6। यानी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पोर्शन है वो करेक्ट है, दैट इज 2h प्लस k इज इक्वल टू 6। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। mn की हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली थी। mn की इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, y इज इक्वल टू 4/3h। y इज इक्वल टू 4/3h। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई की इक्वेशन भी फाइंड आउट करते हैं। एक्स वाई की इक्वेशन, एक्स वाई इन दोनों सर्कल का कॉमन कोड है। एक्स वाई क्या है, इन दोनों सर्कल का कॉमन कोड। इसकी इक्वेशन क्या होगी C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को माइनस करोगे तो 0 आना चाहिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। मैंने डायरेक्टली सोल्व करके लिख दिया। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। किसकी इक्वेशन आई है, इसकी इक्वेशन। इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। अब हमें डिस्टेंस चाहिए xy और y, wj लेंथ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, perpendicular distance of xy from P1। xy के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है तो क्या होगा -9/3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9/5 इस लाइन के ऊपर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है। तो हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 9/5। ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो एक काम, मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो सर्कल ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ये डिस्टेंस है 3, किसकी रेडियस है। ये डिस्टेंस हम 9/5 फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एक्सपी हमें मिल जाएगी। तो एक्सपी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, √3 स्क्वायर माइनस 9/5 होल स्क्वायर। ये होगा 9 माइनस 81/25 225 माइनस 81/25।
जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू होगी 144/25, इसकी वैल्यू आएगी 12/5। एक्स पी की वैल्यू आ गई 12/5, एक्स से वाई, एक्स वाई होगा 2 × 12/5 इज इक्वल टू 24/5। इसी मेथड से हमें क्या फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू पी। डब्ल्यू पी अगर आप फाइंड आउट करोगे तो डब्ल्यू पी के लिए हमें कौन सा पॉइंट लेना होगा, C3। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, अब की बार कौन सा ट्रायंगल चूज करने वाले हैं, ये ट्रायंगल हम चूज करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम C3 ऑन दिस, उसके बाद ये डिस्टेंस हमारे पास 6 ऑलरेडी है, 6 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो हमें डब्ल्यू पी मिल जाएगा, डब्ल्यू C3 एंड C3P WP, ये तीनों साइड पाइथागोरस थ्योरम में। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होने वाली है, 3,4 से फाइंड आउट कर रहे हैं हम, सॉरी C3 से फाइंड आउट कर रहे हैं। और C3 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए थे, C3 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए थे 9/5 एंड 6/5, शायद यही थे हमारे पास। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है होगी 9/5 × 3 प्लस 4 × 12/5 माइनस 9/3² प्लस 4²। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करने पे इसकी वैल्यू आती है 6/5 12/5 √6। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 12/5 √6। तो WZ कितना हो जाएगा, 24/5 √6। ठीक है, तो दो डिस्टेंस आ गए हमारे पास, 24/5 24/5। रेशियो चाहिए हमें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी आल्सो रिक्वायर्ड द रेशियो। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, तो रेशियो WZ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ XY कितना होना चाहिए, WZ है 24/5 √6 अपॉन 24/5, इसकी वैल्यू आएगी, तो ये रेशियो आता है। ओके, फिर हमें चाहिए यहाँ पे दो पार्ट हमारे क्लियर हो गए, लेंथ ऑफ WZ लेंथ ऑफ XY, इनका रेशियो आ गया। ठीक है, अब इनको मैं रख कर देता हूँ, ये वैल्यूज हम रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये काम आने वाली है। अब हमें एरिया का रेशियो भी चाहिए, एरिया ऑफ MZN अपॉन एरिया ऑफ ZMW। ठीक है, तो MZN इसका एरिया कितना होगा, 1/2 MN × ZP, 1/2 MN × ZP अपॉन ZMW, इसका एरिया कितना होगा, ZW × MP, 1/2 × ZW × MP, 1/2 MN तो हमें थर्ड पार्ट में चाहिए एरिया ऑफ MZN अपॉन एरिया ऑफ ZMW। तो डायग्राम में देखो MZN इसका एरिया होगा 1/2 MN × ZP, और इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 WZ × MP। तो ये मैंने वैल्यूज रखी है। MN अपने को पता है कितना है, MN 12 × ZP WZ का हाफ है, WZ का हाफ है, WZ था 24/5 √6, तो ये हाफ हो गया, 1/2 WZ 24/5 √6 × MP हमें फाइंड आउट करना है। MP कितना है, 3, MP निकाल देता हूँ मैं, 3 प्लस
पहले हमने C1P भी थोड़ी देर पहले हम निकाल चुके हैं, वो कितना आया था 9/5, इसकी वैल्यू आ गई 24/5, इसकी वैल्यू कितनी आती है 24/5, यहाँ पे देते हैं 24/5। सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से आपको क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट, √6 कैंसिल आउट, 12 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट, 12 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो ऊपर सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, बचा 5/4, तो आंसर आता है 5/4। यहाँ से क्लियर। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट पे आएंगे। लास्ट पार्ट में हमें दे रखा है कि पैराबोला x² इज इक्वल टू 8ay, इसकी और जो C3 इनकी कॉमन टेंजेंट सेम है। तो कॉमन टेंजेंट, अब देखो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट किस किसकी है, C3 और C1 और C3 इसकी कॉमन टेंजेंट सेम है। तो कॉमन टेंजेंट क्या होगी, C1 माइनस C3 इज इक्वल टू 0। तो अपने हमारे पास C1 और C3 दोनों की इक्वेशन है, जब आप सोल्व करोगे तो हमें मिलेगा 3x + 4y + 15 इज इक्वल टू 0। ये कॉमन टेंजेंट इस पैराबोला की भी है, ये कॉमन टेंजेंट इस पैराबोला की भी है। तो यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू -3/4 -15/4 और x² इज इक्वल टू 4 × 2a × y। कॉमन टेंजेंट होने की कंडीशन हमारे पास है c इज इक्वल टू -a²। c कांस्टेंट टर्म कितनी है, -15/4 माइनस a कितना है 2a और n -3/4, ये x भी है -3/4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, a के लिए सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10/3। तो हमारे इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट करके देखना, पोज करके आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके क्लास, स्टूडेंट, our first question is it Fn is equal to sigma k is equal to 0 to n sin k plus 1 upon n plus 2 pi into sin k plus 2 upon n plus 2 pi divided by sigma k is equal to 0 to n sin square k plus 1 upon n plus 2 pi। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया है, इसमें जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट क्या है, ये पार्ट कॉमन है, इसको थोड़ी देर के लिए हमने a एज्यूम कर लिया है, तो ये भी a कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें क्या कन्वर्ट होगा, दिस इज k + 1 अपॉन n + 2 पाई प्लस पाई अपॉन n + 2। ठीक है, तो हमने Fn को वापस से एक ही फॉर्मेट में लिखा है, दैट इज sin a प्लस पाई अपॉन n + 2 डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 0 to n सिग्मा sin स्क्वायर a। नाउ sin a sin b ये फॉर्मूला है, बट हम क्या यूज करने वाले हैं, sin a + b। वी नो दैट sin a + b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। ओके, नाउ मल्टीप्लाई sin a विथ दिस ब्रैकेट। सो वी बाकी जो भी रखा है डिनोमिनेटर सब एज इट इज है, बाकी हमने कहीं कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ हम किस में चेंज कर रहे हैं, न्यूमरेटर को सोल्व कर रहे हैं। दिस इज sin स्क्वायर a cos पाई अपॉन n + 2 प्लस sin a cos a इंटू sin पाई अपॉन n + 2। डिनोमिनेटर अभी भी एज इट इज है। अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं, तो दिस इज डिवाइडेड बाय दिस पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब आपको डायरेक्टली देखो, जब हम लोगों ने इसको फर्स्ट टर्म को डिवाइडेड बाय किया तो sin स्क्वायर है कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा cos पाई अपॉन n + 2 और ये कांस्टेंट है, तो आंसर क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म का आंसर होगा सिर्फ cos पाई अपॉन n + 2 प्लस द सेकेंड पार्ट, दिस इज sin a cos a, और sin a cos a को हम sin 2a अपॉन 2 लिख सकते हैं, इसके बाद हमने एज इट इज लिखा है। ओके, अब हम सिर्फ इसका न्यूमरेटर सोल्व कर रहे हैं, दिस इज k इज इक्वल टू 0 to n sin 2a और a क्या रखा था हम लोगों ने, कहां पे, यहाँ पे अज्यूम किया था k + 1 अपॉन n + 2 पाई। इज इट क्लियर नो? इस ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास एक सीरीज बनेगी कुछ इस तरह,
साइन 2 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस साइन 2 पाई अपॉन n प्लस 2 इंटू 2 अप टू साइन 2 पाई अपॉन n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। ये n प्लस 1 क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n प्लस 1, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से n तक। तो 0 1 2 3 4 अप टू n, तो टोटल नंबर आर n प्लस 1। ठीक है, एक फॉर्मूला हमें पता है सीरीज का। फॉर्मूला क्या है? साइन एक्स प्लस साइन 2x अप टू साइन एक्स। इसका सीरीज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, दैट इज साइन n प्लस 1 बाई 2x साइन nx बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2। तो यहाँ पर x कौन है? 2 पाई अपॉन n प्लस 2। n कितना है? n प्लस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे? n प्लस 1। तो जहां पर भी n था, n की जगह हमने n प्लस 1 रिप्लेस किया है और x की जगह क्या रिप्लेस किया है? 2 पाई अपॉन n प्लस 2। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? साइन n प्लस 2 बाई 2 इंटू 2 पाई अपॉन n प्लस 2 इंटू साइन n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 पाई अपॉन n प्लस 2। न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में है साइन x बाई 2 मीन्स साइन 2 पाई अपॉन 2 इंटू n प्लस 2। यहां तक हमने सोल्व किया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, 2 कैंसल आउट, n प्लस 2 भी कैंसल आउट, क्या बचेगा? सिर्फ पाई। और साइन पाई वी नो दैट वैल्यू ऑफ साइन पाई इज 0, तो 0 को बाकी किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हमने किसको सोल्व किया है? फर्स्ट टर्म को। तो इसका आंसर हमारे पास आया 0। तो अल्टीमेटली यानी ये जो पार्ट है, इस पार्ट की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो सिर्फ बचा क्या है? कोस पाई अपॉन n प्लस 2, यानी जो हमारे पास स्टार्टिंग में fn है, fn की वैल्यू क्या बचती है? कोस पाई अपॉन n प्लस 2। ठीक है, अब हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास मिलेगा fn इज इक्वल टू कोस पाई अपॉन n प्लस 2। fn की वैल्यू आई है। अब ये हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, इफ अल्फा इज इक्वल टू 10 कोस इनवर्स f of 6, if alpha is equal to 10 inverse cos inverse f of 6, then alpha square plus alpha square plus 2 alpha, sorry this is 2 alpha minus 1 is equal to 0. This statement is correct or not? So we have to find the value of alpha. तो पहले तो हम f6 फाइंड आउट करेंगे। f6 क्या होगा? cos पाई अपॉन 8, cos पाई अपॉन 8। ओके, अल्फा इज इक्वल टू 10 कोस इनवर्स कोस पाई अपॉन 8, इसकी वैल्यू आएगी 10 पाई अपॉन 8। 10 पाई अपॉन 8 अपन जानते हैं √2 माइनस 1। 10 पाई अपॉन 8 क्या होता है? √2 माइनस 1। ओके, तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू √2, अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2 को हम मूव कर देते हैं राइट साइड, तो 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलता है? स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? एक बार देखो, मूव करते हैं। फिर हमारे पास आता है सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है f4 इज इक्वल टू √3/2। ओके, चेक कर लेते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो f4 कितना होना चाहिए? कोस पाई अपॉन 6। कोस पाई अपॉन 6 की वैल्यू तो √3/2 होती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ कम टू द स्टेटमेंट नंबर 3, साइन 7 कोस इनवर्स f5 is equal to 0. Okay, so we have to find the value of f5. f5 is equal to cos pi upon 7। n की जगह क्या रिप्लेस किया हमने? 5। ओके, तो साइन 7 कोस इनवर्स कोस पाई अपॉन 7
ठीक है, कोस इनवर्स कोस पाई अपॉन 7 इज पाई अपॉन 7, साइन 7 इंटू पाई अपॉन 7 और इसकी वैल्यू 0 होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट। अब लास्ट पे आते हैं, लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट के लिए मैं ये रब कर देता हूं। ओके, लास्ट स्टेटमेंट में है डी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कि हमें क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। fn की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, कोस पाई अपॉन n प्लस 2। n की जगह क्या रिप्लेस करना है, इन्फिनिट। तो कोस पाई अपॉन इन्फिनिट प्लस 2 इज इक्वल टू कोस 0 इज इक्वल टू 1। तो लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है, जबकि क्वेश्चन में दिया है 1/2। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड, थर्ड एंड ऑल थ्री आर करेक्ट, ओनली फोर्थ इज रॉन्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को चेंज करना नहीं करना, सिंप्लीफाई करना ही नहीं है। सिर्फ किसको चेंज करेंगे, इस साइन को चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। सारे फॉर्मूले हमें याद है, फॉर्मूले यूज करेंगे और आपका आंसर अल्टीमेटली क्या मिलेगा, एक छोटा सा आंसर हो। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें छोटी सी वैल्यू मिलती है, दैट इज कोस पाई अपॉन n प्लस 2।